नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार का चुनाव खासतौर से पोलिंग के नजरिए से अब अंतिम पायदान पर पहुंच गया। आज वोटिंग हो रही है दूसरे चरण की। 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 121 सीटों पर पिछले चरण में, पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले गए और अब वोटों की गिनती होगी 14 नवंबर को, जिस दिन साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार फिर से बनेगी। नीतीश कुमार जी क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी जी को ये मौका मिल सकता है। इस बार बिहार की राजनीति के तवे पर रोटी पलटेगी या नहीं पलटेगी, जो लालू यादव जी ने कहा था। इस सब पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं। आज एक बेहद खास मेहमान के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा प्रियम जी के साथ। मनीषा जी ऑथर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, महिलाओं एजुकेशन पर बहुत लंबा काम करते रहे हैं और बहुत साफ साफ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार। प्रोग्राम में। अ, आपसे ये ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे कि अब जब दूसरे चरण का वोटिंग हो रहा है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, आपने कैसे देखा है इन बिहार चुनावों को? क्योंकि खास तौर से इस बार महिलाओं को लेकर ज्यादा फोकस किया गया और जब नीतीश कुमार जी की सरकार ने 10,000 रुपए की योजना शुरू की और जो वोटिंग हुई उसकी फर्स्ट फेज की, उसमें बताया गया कि 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है ये और आप इस पर बिहार काम एक करती रही हैं। हाँ, बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ मेरा ये समझना है कि निरंतर भूमि से यदि आप जुड़े रहें, लोगों की आवाज़ को सुनें, ख़ास करके यदि आप समाज के सबसे दबे-कुचले वर्ग की आवाज़ सुन पाएँ किसी तरह से, बहुत मशक्कत का जीवन उनका है, उस जीवन को समझ पाएँ और उनकी आवाज़ को सुन पाएँ, तब जाके बेहतरीन राजनीतिक समझदारी होती है। अपने आप में ये नायाब बात है, नायाब इसलिए है कि लोकतंत्र यहाँ अमीर की या हुक्मरानों की जो है थाती नहीं है, लोकतंत्र यहाँ लोक थाती है, इसकी परंपरा पुरानी है और लोगों में एक मत है, तो मतदान जो है वो एक तरह से अपने मत का या विवेक का दान वो हमको जी। करते हैं और आम तौर पर हमारे जैसे लोग गलती ये कर जाते हैं कि हम अपने आप को कुछ ज्ञानी बूझ बैठते हैं और हम सीखने की चेष्टा नहीं करते। तो बिहार वो लोकतंत्र की पावन भूमि है, जहाँ निरंतर लोगों से लोक चेतना का और लोकतंत्र की समझदारी का संवाद जो है बनता है और उसी संवाद के कुछ अंग मैंने इस बार भी बिना फील्ड वर्क किए किसी बिहार चुनाव को समझ पाना बहुत मुश्किल है। 2020 में भी यद्यपि कि कोविड का परचम जो था वो लहराया हुआ था, उसके बावजूद भी मैंने गंगा के किनारे, कैनाल के किनारे बिक्रम इत्यादि में मैं अपने ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में नहीं गई, लेकिन वहाँ भी किनारे नदी के बैठ के, कैनाल के किनारे बैठ के मैंने बातचीत की थी और इस बार तो ख़ैर ज़्यादा समय बिता पाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो क्या समझ आता है मुझे जनवरी से देखिए निरंतर मैं देख रही हूँ जनवरी में मैंने कुछ बातें कही थी कुछ चैनल्स पे और मैंने कहा था कि मुझे एनडीए स्पष्ट रूप से मजबूत दिखती है। राहुल गांधी तब 18 जनवरी के आसपास पहली बार पटना गए थे। मैंने कहा था नहीं ये तो नहीं जम रहा यहाँ। लेकिन अगस्त, सितंबर 1 तक आते-आते उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और जिस महागठबंधन को मैंने देखा था कि लोकसभा में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी सिवाय गंगा के जो दक्षिण केंद्र उसको सेंट्रल बिहार भी कहा जाता है, साउथ बिहार तब कहा जाता था जब झारखंड भी जुड़ा हुआ था। झारखंड। तो साउथ सेंट्रल बिहार के जो इलाके हैं, वहाँ लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन अच्छा कर पाया था, लेकिन बाकी इलाकों में बैरन लगभग लौटा था। तो जो ये बातें मैं जो कह रही थी मेरा बेस तब भी 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहाँ की महागठबंधन इतना अच्छा नहीं कर पाया था। लेकिन अब वो भूमि जो है वो बदली हुई दिखती है। महागठबंधन में राहुल गांधी का अपना एक वज़न है, कितनी सीटें उनकी पार्टी जीत पाएँगी तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नेतृत्व के रूप में उनका वज़न है। महागठबंधन में सीपीआई-एमएल और दीपंकर गुप्ता का वज़न है और इसके अलावा जो है तेजस्वी यादव
जो कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व को महागठबंधन ने मान लिया है और उनके पास 2 नई पार्टियां भी हैं, विकासशील इंसान पार्टी और आईपी गुप्ता की पार्टी। लेकिन इसके साथ ही यदि देखें तो एनडीए के तरफ से भी जो उनकी सेना है, वो सजी हुई है और गंगा के केंद्र दक्षिण तट पर जहां उन्होंने लोकसभा में अच्छा नहीं किया था, वहां फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ। यानी कि उनके लिए जो सबसे चैलेंजिंग चुनाव था, उसको वो उन्होंने फर्स्ट फेज। सबसे पहले उन्होंने लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने अपने गठबंधन पर काफ़ी दम भरा और जिन पार्टियों में खुद स्वयं कुछ कर सकने का बहुत दम नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है ये पार्टियाँ, उनका साथ भाजपा को और एनडीए को काफ़ी रहेगा। इनमें जीतन राम मांझी का हम और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो खुद बहुत चुनाव जीत नहीं पाते हैं, काराकाट में भी करारी हार उनकी हुई थी, लेकिन कुशवाहा वोटों को अपने साथ करने के लिए ये दामन भाजपा ने साधा। इसके अलावा भाजपा ने खुद भी पिछड़ी जातियों में से कैंडिडेट चुनने का काम किया है इस इलाके में और नए कैंडिडेट्स को भी, ताकि ये पार्टी के अंदर ये संचार हो कि केवल पुराने दिग्गजों पर नहीं, लेकिन नए लोगों को भी यहाँ नहीं, मौका दिया जा रहा है। पार्टी ऑफ अपॉर्च्युनिटी का एक चित्र जो एक छवि जो है वो बनाने का काम भाजपा ने किया है। महत्वपूर्ण है यहाँ नवादा को देखना, जो पिछले लोकसभा में भी फर्स्ट फेज में गया था, पोलिंग परसेंटेज बड़ा कम था। यहाँ विवेक ठाकुर भाजपा के लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये तय किया है कि 6 एमएलएज़ में से 4 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें चाहे तो राजबल्लभ यादव हैं और ये कभी लालू जी के सहयोगी होते थे। उसके अलावा राजवंशी हैं, उसके अलावा कुशवाहा हैं, वीणा देवी हैं जो राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं और एक महिला कैंडिडेट हैं। तो कहीं न कहीं एक कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स जिसमें पिछड़ी जातियों को आगे रखा जाए, इस पर भी दम भरा गया है। पटना साहिब में जहाँ नंदकिशोर यादव पुराने जी, कैंडिडेट स्पीकर रहे, यादव कैंडिडेट का होना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, खास करके चूँकि उधर यादव नेतृत्व का दम है। तो यहाँ रत्नेश कुशवाहा एक यंग वर्कर रहे हैं, बहुत दिनों से बीजेपी के और बिल्कुल एक साधारण बैकग्राउंड से वो उपजे हुए। तो भाजपा ने इन लोगों पर बाजी लगा के और ये मैसेज स्पष्ट दिया है कि हम पिछड़ी जातियों के कैंडिडेट्स को भी हम आगे बढ़ाएँगे। तो ये तो एनडीए की डॉक्टर एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आप तो बिहार की ज़मीन से जुड़ी रही हैं, बिहार आपकी ज़मीन भी है और लंबे समय तक अभी नीतीश सरकार काम करती रही, 20 साल हो गए, 2005 से। उससे पहले 15 साल लालू यादव की सरकार रही है। तो ये जो 15 साल का जंगल राज का जो एक टैग महागठबंधन पर या तेजस्वी यादव पर लगा हुआ है, 20 साल की नीतीश सरकार के बाद, आपको लगता है कि ये जो टैग है सबसे बड़ा, क्या वो नुकसान करेगा तेजस्वी जी को या चल रहा है? और 20 साल में क्या जंगल राज खत्म हो गया नीतीश कुमार जी की सरकार में? जी, मैं आपके उत्तर पर आने के प 1 सेकंड लूँगी महागठबंधन के लिए बताने के लिए कि जी, महागठबंधन में भी कुछ मजबूतियाँ हैं और वो मजबूती ये है कि सीपीआई-एमएल और लेफ्ट पार्टीज़ का साथ है राजद को। सीपीआई-एमएल ने पिछले चुनाव में भी पावर मिनिस्टर आरके सिंह को आरा में सुदामा प्रसाद जी ने हराया। औरंगाबाद में जो कि ठाकुरों का चित्तौड़गढ़ माना जाता रहा, वहाँ भी राजद के कुशवाहा कैंडिडेट अभय कुशवाहा जी वहाँ से जीते। इसके अलावा काराकाट में राजा राम सिंह जी की विजय हुई। राजा राम जी एक इंजीनियर हैं पढ़े-लिखे, पहले अपनी जाति का नाम नहीं लगाते थे, लेकिन अब सब जानते हैं कि वो कुशवाहा हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है, वहाँ भी गठबंधन जो है वो अच्छा कर सकता है। तो जो एक दिखता था एक तरफ़ा, वो मुझे अब टक्कर तो दिखता है काफ़ी स्पष्ट। अब आती हूँ, आपने जो अभी प्रश्न पूछा है जंगल राज का, वहाँ ये बताना लाज़मी होगा कि जंगल राज ही वो एक लांछन था जिसके चलते कि नीतीश की सरकार सत्ता में आई और 2010 का अभूतपूर्व विजय जो है वो इस आलोचना पर ही बना और ये कोई भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता कि काफ़ी लोग डॉक्टर्स अगवा किए गए और भी आलोचना हुई बहुत सारी और वो आलोचना पब्लिक डोमेन में है।
कोर्ट ने भी टिप्पणियां की इनको लेकर के, तो केवल एक तरह से असुरक्षा का माहौल जो है वो तो था और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये बातें जो है ना वो अब एक ही सिक्के को बार-बार भजाने वाली बात है। अभी अब भी कुछ लोग हैं जो ये बात स्पष्ट कहते हैं कि देखिए हम गठ एनडीए जो है ये बहुत दिन राज कर चुका है, लेकिन हम सामने नहीं जाना चाहते हैं इसलिए कि उन दिनों की याद उनको ताज़ा है। राइट। और ये बात ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में है, अगड़ी जातियों में है। गाँव के इलाकों में इसकी कोई चर्चा नहीं है, 1 नंबर। 2 नंबर, जंगल राज और सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश जी, अगर आप देखिए इस चुनाव की पूर्व संध्या में ये बात अ, चर्चा नहीं की जाती, लेकिन महत्वपूर्ण है कहना, खास करके आपके जैसे मंच से। इस चुनाव की पूर्व संध्या में आनंद मोहन सिंह, जिनको कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको नीतीश कुमार की सरकार ने सुशासन के कदम में उन पर जो आरोप था वो तय किया गया और वो जेल भेजे गए। आरोप क्या था? जी कृष्णैया आईएएस अफसर का आईएएस। खुले जी, जी, उनका मर्डर हुआ, तो उनको छोड़ दिया गया है। तो एक तरह से सुशासन की पहली कदम जो है वो उल्टी पड़ गई है, उसकी चर्चा बहुत नहीं है, लोग नहीं समझते हैं, लेकिन वो अनंत बात सिंह अब भी तो है। जी, तो ये सब देख के ये दिखता है कि कहीं न कहीं अब सब जो है वो एक ही गंगा में हाथ धोने को तैयार हैं। चूँकि इस बात पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती, तो मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहती, मतलब क्या लेकिन ये इश्यू बनेगा? मैं मेरा केवल ये सवाल ये था इसमें कि नेपथ्य का इश्यू है, शहरी इश्यू है, जो ऑलरेडी वोटर्स हैं भाजप के या जो जदयू से संबद्ध हैं, उन लोगों जदयू से जो संबद्ध हैं, उनको यादव डोमिनेंस पर सवाल है। परेशानी है। भाजप के समर्थक जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन ये एक पैन स्टेट इश्यू नहीं है नहीं, इलेक्शन का, नहीं जी, है। हाँ, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अब बात हम फिर से वहाँ आते हैं महिलाओं को लेकर। जो नीतीश कुमार जी ने खास तौर से वैसे तो 2006 में उन्होंने स्कूली बच्चियों को, लड़कियों को साइकिल दी और उसके बाद लगातार काम किया, महिलाओं को रिज़र्वेशन मिला, पंचायतों में मिला, पुलिस में मिला, सरकारी नौकरी में मिला जी। और अभी ये 10,000 रुपए जो दिए गए, जीविका योजना उनकी है और मैं हिसाब देख रहा था कि अंदाज़न 4-5 लाख रुपया एक-एक वो महिला वोटर पे अब तक खर्च हो चुका है नीतीश सरकार में, यदि पिछले 20 साल का टोटल हिसाब लगाया जाए। तो एक बड़ा पैसा भी खर्च किया गया, बड़ा वोट बैंक भी बनाने की कोशिश की गई। तो क्या ये महिला वोट बैंक और जब खास तौर से वोट भी बढ़ा है महिलाओं का, वो नीतीश कुमार जी की नैया पार करेगा? देखिए, ये भी बात को बिल्कुल हमको मानना पड़ेगा कि जैसा आपने बताया नीतीश जी के रूल का या गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो रहा है वो बच्चियाँ बिहार में लड़की कहते हैं, लड़कियाँ रही मत हैं और महिलाएँ रही हैं हुँ, और मैंने वो परिवर्तन तो अपने आँखों से देखा है क्योंकि स्कूली शिक्षा लंबे समय तक मेरे शोध का दायरा रहा है। जी, कि जब बिहार ही भारत में इकलौता वो राज्य था, जबकि बच्चियाँ बिल्कुल स्कूल के बाहर थीं और अल्टरनेटिव एजुकेशन वगैरह में जाती थीं। जैसे ही नीतीश बाबू ने सत्ता की कमान सँभाली तब मदन मोहन झा एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे। वो आंध्र प्रदेश गए और वहाँ एमवी फाउंडेशन से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये समझने की कोशिश की एमवी फाउंडेशन के साथ कि कैसे बच्चियों को वापस लाया जाए और उस पूरे के पूरे एजेंडा को मदन मोहन झा जी हितैषी भी थे, अफ़सर तो थे ही, लेकिन नीतीश जी से संबंध बड़े अच्छे थे। जब मदन मोहन झा मेमोरियल लेक्चर में डिलीवर करने गई, तो नीतीश जी स्वयं आए थे और उन्होंने बताया कि दोनों आदमी साथी थे। तो नीतीश जी एक सोच से गाइडेड थे, महिलाएँ उसके बाद साइकिल पे पहले बच्चियाँ सवार हुईं और स्कूल आईं। बिहार की सड़कें बदलीं, इतना अच्छा लगता था कि बेझिझक लड़कियाँ जो थीं वो सड़क पर चलती थीं। चल रहे हैं। आज देखिए वो 2006 में जो बच्चियाँ 10 साल की रही होंगी, अब वो वो आज 30 युवा वोट युवतियाँ महिला हैं। वोटर हो गए हैं। हाँ, जी हाँ, सब हो चुकी हैं। तो वो तो पिछले चुनाव से ही वोटर थीं, 2020 से ही वोटर थीं। और जी, उसके बाद उस पे टॉप अप हुआ, जो बाकी कल्याणकारी नीतियाँ चली, रसोइया दीदी का भी महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार एक राज्य था जहाँ मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता था।
और ये आर्ग्यू किया था कोर्ट में भी कि बिहार में लोग गाँव में लंच नहीं खाते हैं, सतुई खाते हैं, भूजा खाते हैं। कोर्ट की फटकार लगी उसके बाद पका के रसोई दिया जाने लगा और ये बहुत कम लोग आपको ये बात बताएँगे कि नीतीश जी की सरकार में क्या भोजन किस दिन मिलेगा, ये मेन्यू जी, जी। दीवाल पे लिखा होता था। तो एक तरह से स्कूल जो हैं वो बदले नीतीश जी के राज में और महिलाओं का जुड़ाव स्कूल से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि महिलाओं के ही बच्चे थे जो वहाँ जाते थे। रसोइया दीदी आईं उसके बाद खाना बनाना शुरू हुआ। भर्ती नियुक्ति हुई, उसमें महिलाएँ बहुत संख्या में शिक्षिका बनी। पंचायत में तो ख़ैर रिज़र्वेशंस हुए ही, लेकिन पंचायत में भी पंचायत सचिव वग़ैरह की नियुक्ति जो होती थी उसमें महिलाएँ बहुत बढ़-चढ़ के आगे आईं। आशा, रसोइया, जीविका ये सब महत्वपूर्ण कदम पुलिस हुए। पुलिस में भी बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। पुलिस में भी 30% के करीबन पुलिस में भी, राज्य हुँ, पुलिस में भी वहाँ पर मौका मिला महिलाओं को। जी। और ये अच्छा लगता है देख के और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर आप आते हैं पूर्ण विराम लगा के कि इस चुनाव के लिए उसका क्या महत्व है, तो सबसे बड़ा महत्व ये है कि नीतीश जी की आलोचना, जो कि हो सकता है इतने दिन राज-काज के बाद कोई आलोचना हो, आपको महिलाएँ मुखर रूप से करती हुई कहीं नहीं दिखती हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में वहाँ गाली नहीं गारी कहा जाता है, गारी-फकुरी बहुत आसानी से कर देते हैं लोग, लेकिन नीतीश जी के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल कहीं जी, नहीं किया जाता। तो महिलाओं का भरोसा है लेकिन ये बड़ी बात ये है कि क्या ₹10,000 के चलते सभी महिलाएँ नीतीश जी को वोट दे देंगी? जी, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग इसको हवा, बयार इसी के चलते जीत जाएँगे इलेक्शन, ये सब बातें करते हैं, लेकिन यह मिथक है। महिलाएँ एनडीए को नीतीश जी में अपना समर्थन दिखाएँगी लेकिन महिलाएँ जो हैं जिन्होंने ये ₹10,000 प्राप्त किए हैं, उनमें अपना एक मत है, वह विचार करती हैं, ख़ास करके ये पैसे उन्हें तब मिले हैं, जब 10 साल, 15 साल वो राज्य की पैरास्टेटल अधिकारी बन के उन्होंने काम किया है। वो राज्य की आज अंतिम कड़ी हैं। देखिए राज्य अब बहुत भर्ती नियुक्ति गाँव के जी, स्तर पे करता नहीं है। तो राज्य के हाथ-पैर तो यही लोग हैं, कोई स्कीम चलाना हो या कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रिलीफ़ का काम करना हो, कोविड रिलीफ़ का काम करना हो, तो यही महिलाओं पर राज्य निर्भर कर रहता है। डीएम के यहाँ जाके बात कर सकना, ब्लॉक ऑफ़िस चले जाना, तो एक भय मुक्त हैं ये महिलाएँ, तो इनमें अपनी एक चर्चा है, अपनी एक बातचीत है और कहीं न कहीं दोनों तरह की बातें मैंने सुनी, महिलाओं ने कहा हाँ, आभार है और हम देंगे, ये स्पष्ट कहा लेकिन कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि यदि ये दिया गया है तो ये राज्य का पैसा है, किसी का निजी पैसा नहीं है। और उन्होंने ये बताने से इनकार किया कि मैं किसे दूँगी। मैं उनको सलाम करती हूँ कि ये महिलाएँ उनमें से कुछ अनपढ़ भी हैं काफ़ी, उन्होंने भी ऐसी बात कही और जो सोच से भरी हुई बात है। तीसरी बात कि जिनको हम लड़कियाँ कहते हैं, मैंने जहानाबाद के एक छोटे से कस्बाई कॉलेज में लड़कियों से बातचीत की, ₹10,000 की तो बात ही नहीं कर रही और ये एक औरतों में भी युवा वर्ग है। वो क्या कहता है कि देखिए हमें तो कॉलेज जाना है और आप थाना पर एक महिला पुलिस अधिकारी को लगा दीजिए ताकि आरक्षण नहीं हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के साथ हम कॉलेज जा सकें। तो कहीं न कहीं औरतें जो हैं वो सोच के बात कर रही हैं और औरतों और लड़कियों में, महिलाओं में जो युवा वर्ग है, उसकी माँग जो है वो पृथक है। तो ये कहना कि एक वेव हो गया और इसके चलते जीत गया, एक पॉलिटिकल मैं तो अलाइनमेंट भी तो होगा महिलाओं का भी कि मान लीजिए किसी पार्टी के साथ उनका थॉट प्रोसेस है, जुड़ी हुई हैं, तो वो भी तो एक असर डालता है ना कि केवल ₹10,000 देने से वो इधर आ जाएँगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, लगता नहीं आपको? हाँ, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब बड़े सेफोलॉजिस्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन नंबरधारी मैं उनको बुलाती हूँ कि नंबरधारी बिना बातों को समझे हुए जब गंगा में अपना हाथ धोना चाहते हो, कहते हैं महिलाओं ने इनका बेड़ा पार करा दिया। ये बात सही नहीं है। महिलाएँ एक सोचनशील प्राणी हैं, उनमें मत है, विवेक है और ख़ास करके नीतीश की नीतियों की ही ये उपज जी, है या फ़ायदा है कि कभी स्कूल गई वो साइकिल पे और उसके बाद वो पंचायत में उन्होंने पद सँभाला या जीविका दीदी बनी या आशा में आंगनवाड़ी में उन्होंने काम किया और वो अपने परिवार को कंधे से कंधा मिलाकर चलाती हैं। ज़्यादातर लोगों के पति जो हैं वो पलायन मज़दूर हैं,
मकान बनाते हैं या चप्पल बनाते हैं या इस तरह के छोटे-छोटे कल कारखानों में काम बिजली फिटिंग का काम करते हैं। तो और घर में अनाज वगैरह तो बटैया, खेती, मजूरी करके मिल जाता है। इस 10,000 रुपए से बच्चों को महिलाएँ जहाँ पढ़ा। मन है उनका वहाँ पढ़ा पाती हैं। पटना की कोचिंग में बहुत जो कम पैसे वाली कोचिंग है, गलियों में, मुसल्लहपुर हाट में अनेक बच्चों से मैं मिली जिनकी माएँ पंचायत समिति की सचिव हैं या कहीं आशा वर्कर हैं। तो ये एक नया युवा वर्ग है और महिलाओं को एक तरह से गौरव है कि अपने दम-खम से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया है। तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है नीतीश जी के लिए या एनडीए के लिए वोट देने की बात स्पष्ट रूप से महिलाएं करती हैं, लेकिन ये सब महिलाएं नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि ये राज्य की नीतियों की देन है। लड़कियों का अलग डिमांड है। वो आज़ादी के साथ जैसे वो स्कूल गई थीं, वैसे राज्य के संरक्षण के साथ कॉलेज जाना चाहती हैं और इसके साथ-साथ वामपंथी दलों के साथ भी महिलाओं का एक समूह जुड़ा हुआ है। नीतीश जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया था कि आप इस दल से आ रही हैं तो आपको नहीं, ऐसा भेदभाव ज़मीन पे नहीं किया था। तो इन दलों में देखिए यहाँ शंका है कि वो नीतीश जी के नीतियों की भी समर्थक रहीं, लेकिन वो वामपंथी मोबिलाइज़ेशन में भी हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि हमें बंधुआ कौश वोटर नहीं है। हम हाँ, महिलाओं को बंधुआ वोटर की तरह से यूज़ ना करें कि भई ठीक है नहीं, वो जो लोग नंबर्स डील कर रहे हैं, मैं तो कई चैनल दर चैनल और उनके मन की लुभावन बात यदि ना कहिए, तो तुरंत वो काटने लगते हैं। तो ये समझदारी जो है, अच्छी समझदारी है। हम जीतें कि हम हारें, लेकिन महिलाएँ जीतें, ये तो लोकतंत्र ये के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ज़रूरी। होगी। खास करके बिहार जिसको कि एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, गरीब राज्य कहा जाता है, वहाँ महिलाओं के मत की यदि इतनी चर्चा हो रही है, तो वो चर्चा महिलाओं के विवेक की होनी चाहिए, महिलाओं के चिंतन की होनी चाहिए और महिलाएँ किस तरह से समाज का भार अपने कंधों पे उठा रही हैं, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरह से महिला मतों का रुझान मुझे दिखता है कि वो एनडीए या नीतीश कुमार की तरफ है लेकिन वो मत पूरा का पूरा कहा जाए कि एक ही दिशा उनके में बह साथ रहा है। है, सही नहीं है वो और महिलाओं के डिमांड्स जो हैं वो पैसे के नहीं हैं, उनको मिला है, लेकिन नीतिगत स्वरूप में मिला है और उसके अलावा अच्छे जीवन के लिए वो राज्य से जिन कल्याणकारी योजनाओं की आस रखती हैं, उनका पैमाना बहुत विस्तृत है, वो पैसे तक सीमित नहीं है। जी, बहुत अच्छे से आपने इस बात को डिस्क्राइब किया क्योंकि लोग एक अलग तरीके की भूमिका और हवा बना रहे हैं उसको। यही फ़र्क होता है कि ज़मीन पर उस बात को समझना और इश्यूज़ को समझना। एक और इश्यू मैम चर्चा हुई, आपने पलायन का ज़िक्र किया। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट वोटर फैक्टर है, वो है यूथ और पलायन, माइग्रेशन। इस हाँ। चुनाव में यूथ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। खास तौर से बहुत सारे नौजवान चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। तेजस्वी जी हैं, राहुल गांधी हैं, सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं। हुँ। केवल नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पे नौजवान चेहरे इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाँ, माइग्रेशन पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन माइग्रेशन कोई सॉल्यूशन या कोई रास्ता मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई नेतृत्व दिखा रहा है। आपको लगता है? नहीं पलायन का तो कोई रास्ता निकला ही नहीं है बिहार के लिए। जब से देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता है। जिस ट्रेन पर हम कभी 1980 के दशक में पढ़ने दिल्ली आए, उस शायद मेरे माता-पिता के पास थोड़े ज़्यादा पैसे रहे हों तो मैं कोई अगली वर्ग में रही होंगी, लेकिन उसी के सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में कमज़ोर वर्ग के छात्र आए, उससे भी थर्ड क्लास रहा तो लेबर आई और अब जो बात है वो ये है कि लेबर एक्सपोर्ट, लेबर माइग्रेशन हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जाती हूँ तो बिहार बंगलोर में देखती हूँ कि शीशे की इमारतें जो सिलिकॉन वैली का काम करती हैं, एक तरह से बंगलोर में और अमेरिका में फ़र्क नहीं दिखता है। तो 35वीं माला के बाहर भी तख्ते से लटका हुआ, लुंगी पहना हुआ एक मज़दूर लेकिन कान में भोजपुरी गाने का रेडियो बजता हुआ, तो मुझे मुस्कुराहट होती है कि चलो कोई अपने वतन का आदमी यहाँ है। केरल में जाती हूँ, यहीं के मज़दूरों को देखती हूँ, गोवा जाती हूँ, यहीं के मज़दूरों को देखती हूँ, तमिलनाडु जाती हूँ, चेन्नई में मित्र वर हैं, मज़दूर ही नहीं, उनके घर में रसोइया का काम जो है वो बिहार के ही मर्द कर रहे होते हैं और मैं मिलती हूँ ऐसे लोगों से। कश्मीर में मैं सुनती हूँ यद्यपि कि मैं मिली नहीं कि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी मज़दूर हैं कंस्ट्रक्शन में लेकिन है, कश्मीर में मैंने बस देखा, मैं गया हूँ हाँ, कश्मीर में। मैंने सुना है केवल जी, मैंने जी। देखा नहीं है।
तो एक तरह से जो ग्रेट इंडियन कंस्ट्रक्शन बूम है, उसका लेबर, उसकी मजूरी जो है वो केवल और केवल बिहारी कर रहा है। और आज जब बिहारी मजदूर अपने मत डालने के लिए अपने गाँव रुक गया है, तो बड़े-बड़े ठेकेदार भी जो बड़ी-बड़ी कोठियाँ पिटवा रहे हैं, उनसे पूछिए तो वो हाथ जोड़ ले रहे हैं कि मैडम अभी नहीं, 11 के बाद आप पूछिएगा, अभी तो मज़दूर वापस ही नहीं आए हैं। तो एक तरह से नव चेतना का संचार है लेबर वर्ग में भी। पलायन के लिए युवा वर्ग जो है, नेतृत्व नया जो है, चाहे वो राहुल गांधी का हो या तेजस्वी यादव का हो या सम्राट चौधरी का हो, इन लोगों के पास क्या है उपाय? कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये तो अब पुरानी बात हो गई। ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबर का सबसे बड़ा नंबर जो है वो बिहार में है। कृषि में अपनी दुविधा है, बहुत ज़्यादा संकट है, ख़ास रूप से अगर कहा जाए तो। असमय बारिश इस साल हुई है, खड़ी फसल जो है धान की, वो बिल्कुल मुरक के लटक गई है खेतों में। तो पलायन के अलावा उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है। अगर हमारे पास, हमारे जैसे लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, तो मेरे पिता हमेशा कहते थे कि ठीक है, तुम कहीं गई हो, पढ़ी-लिखी हो, लेकिन ये जंगल में मोर नाचा है। तुम्हें अपना समाज नहीं देख पा रहा है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। क्या तो पलायन की अपनी दुखद ज़िंदगी है, चाहे वो मेरी हो या मज़दूर की हो। और कोविड के समय में मैंने कुछ मुखिया लोगों के साथ जुड़ के कई मज़दूरों से दिल्ली में भी कॉन्टैक्ट किया था। तो मुझे ये दिखा था कि मेरा समाज इस शहर के कोह, गुफ़ा, गली कहीं छुपा हुआ है, हम भी नहीं जानते और हम भी सीधा आलिंगन उनका नहीं कर सकते। तो एक दुखद अवस्था है। अच्छी बात है कि युवा नेतृत्व सामने आया है, लेकिन पलायन पर तो लेकिन एक उनके पास कोई विजन तो नहीं दिख रहा। और नहीं, पलायन नहीं। के भी 2 इश्यू हैं, पलायन के भी 2 इश्यू हैं मैम। एक तो ये कि भई पलायन हो रहा है बिहार में, लालू जी के राज में और उससे पहले सब समय होता रहा पलायन। पहला हुँ। इश्यू तो ये है, उस पलायन को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी जो अब प्रशांत किशोर जी जैसे लोग रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी तो जो पलायन चल रहा है उसको रोक नहीं पा रहे। रिवर्स माइग्रेशन की कोई संभावना आप देखते हैं? और जो एक कुछ बात तेजस्वी जी ने इस बार एक नारा दिया कि भई ये गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री, ये नहीं चलेगा। अब तेजस्वी जी ने नारा दिया तो अब तो उनके चचा ही थे और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो वो और उनके चचा मिलके बता दें कि पिछले 10-20 सालों में राज्य की पूँजी को खर्च करके स्कूल बनाए गए, अच्छी बात है। राज्य की पूँजी को खर्च करके सड़क बनाए गए, अच्छी बात है। राज्य की पूँजी को खर्च करके पुल बनाए गए, वो बहुत ही अच्छी बात है। एक स्टेट वाइड रोड और ब्रिजेज़ की कनेक्टिविटी हुई, बिजली का संचार हुआ। लेकिन फैक्ट्रीज़ में आई थिंक लालू जी के टाइम में जो रेल रेल चक्का दूर-दूर तक दिखाते हैं लोग, पब्लिक सेक्टर की कोई फैक्ट्रीज़ नहीं आई। और प्राइवेट तो ख़ैर पूँजी निवेश नीतीश जी भी नहीं करा पाए। मुझे याद है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होते थे और विदेश से भी हाँ जी। भारतीय बिहारी मूल के लोग आते थे। ये सब नीतीश जी के टाइम में भी हुआ और उसका नतीजा जो है वो नील बटा सन्नाटा निकला है। वहीं रांची में मैं देखती हूँ कि कुछ एक काम रुझान है लोगों के आने का। कहीं भी मुझे नहीं दिखता है कि जो धनाढ्य बिहारी है, वो ये बात कर रहा हो कि चलो बिहार वापस चलते हैं, अपना घर है, वहाँ एक सेकंड होम बनाते हैं या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये बात वहाँ के जो राजा लोग हैं, ये तो लोग इसका रेज़ोल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि शोध में इसको कहा जाता है कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम। ये मेरे करने से नहीं होगा, ये वो कर सकता है जो सबके बारे में समन्वय से सोच सके और वैसी संस्था जो है वो राज्य है। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सवाल पूछने वाला है, क्या गौरव नहीं है हमको बिहारी होने का? क्यों ये इतने सारे एकेडमिक्स, इतने सारे आईएएस अफ़सर, आईपीएस अफ़सर, जिसको देखो यही सुझाव देता है कि जो पटना में है वो बेच डालो और इधर रह लो, उधर रह लो, तो क्यों ये बात है? तो एक तरह से कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना, आपके जो अपने सबसे पहले देखिए आपके अपने पूँजी वाले लोग जो हैं उनको आना पड़ेगा, बाहरी नहीं निवेश करेगा आपके यहाँ। गुजरात में गुजरातियों का निवेश है इसलिए वो उनके यहाँ इंडस्ट्री और फैक्ट्री है। आप अपने लोगों को तो वापस बुलाइए। तो अपने लोगों के साथ आप बात अगर कर सकिए, क्यों आपके इंजीनियर्स जो हैं वो बैंगलोर में बाहर भरे हुए हैं? हाँ, पुणे में, बैंगलोर में या सैन फ्रांसिस्को में, इन सब जगहों में, न्यूयॉर्क में, तो आप अपने लोगों को क्या हाथ
पकड़ के उनका वापस बुला सकते हैं, कोई तरीका है कि उनको आप, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, यद्यपि की तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ अंश तुलना के योग्य भी हैं, कि चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल यही किया कि सबसे पहले जो आंध्र के धनाढ्य, खेती से जो धनाढ्य थे, उनकी पूंजी बिल्कुल। निवेश का मौका बनाया। लेकिन ये बात सही है कि जो कृषि से धनाढ्य थे, वो बहुत धनी-मनी थे आंध्र में, उतना धन बिहार में नहीं है। तो नहीं होने के बावजूद क्या है जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, आप ही बता दीजिए क्या हाल है उस विश्वविद्यालय का? तो तेरा कि मेरा, आप लोग ही स्कूल में इतना कुछ किया, शासन आपके पास 2005-6 से रहा, तो ये जंगल राज आप बताइए ना, आपने कौन-सा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा आप आपके यहाँ चल गई? बनाई। पटना यूनिवर्सिटी रिमेन्स द ओनली यूनिवर्सिटी जहाँ मैं जब जाती हूँ तो मुझे बताया जाता है कि यहाँ भर्ती नहीं होती है। उतना बड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ के कि स्टूडेंट सन 90 के बाद से पूरी की पूरी बागडोर बिहार राज्य की पटना यूनिवर्सिटी से निकले हुए, चाहे वो सुशील मोदी जी हों, लेट सुशील मोदी जी हों या नीतीश कुमार जी हों या लालू प्रसाद यादव जी हों, इनके नेतृत्व में बिहार चलता है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को देखिए तो आज वहाँ अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं। कौन-सी यूनिवर्सिटी दुनिया में ऐसी है, इतनी खूबसूरत इमारत हो, इतना बड़ा अच्छा जिसका इतिहास हो, जहाँ के कि अलुमनाई स्टेट को चलाते हों, उसकी अवस्था आप देख लीजिए क्या है। पटना साइंस कॉलेज आप जाइए, आपको दिखेगा कि वहाँ के लाइब्रेरी में आप ऊँचे तल पर आप नहीं जा सकते हैं, चढ़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। क्या लाइब्रेरी में है, नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो एक तरह से एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के प्रति जो सम्मोहन होना चाहिए था, वो नहीं है। म्यूज़ियम बढ़िया चल रहा है। तो इतिहास में बिहार को विश्वास है, राजनीति में विश्वास है, लेकिन जो करंट भविष्य में अवस्था, है। हाँ, करंट अवस्था पर एक समग्र सोच जो है, वो नहीं है। और अगर इस बात से तो प्रश्नवाचक जो है वो उठाना चाहिए कि करंट पर अगर आप यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या गली में कोचिंग पढ़ा के आप यूथ फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप गलत तरीके से पूरी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं निकल रहा है। यूथ में उत्तेजना क्यों नहीं है हिंदुस्तान में? क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूथ ट्रेनिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर के जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं, कम हैं, होने चाहिए और बढ़ने चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ अच्छे होने चाहिए और। लेकिन ये इन चीज़ों से यूथ के पास एक फ्यूचर का एस्पिरेशन पता है कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करना चाहिए। बढ़ना जी, चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, यही फ़र्क है नेपाल में और बिहार में भी यही फ़र्क बिहार। है। हाँ, नेपाल में ये जी, आस ही नहीं था, भारत में लोकतंत्र भी है, तो आस का ज़रिया बहुत है, लेकिन इस बार प्रश्नवाचक ये है कि क्या राजनीतिक दल जो हैं वो युवा वर्ग के एस्पिरेशंस को सुन पाएँगी पूरा कर और रहे हैं। नहीं करने में तो मुश्किल है बहुत। जी, एक सवाल में इश्यूज़ पर बहुत बात हुई, एक पर्सनैलिटी पे बात कर लेते हैं चलते-चलते कि हुँ, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही थी महागठबंधन की और एनडीए की, बीजेपी, आरजेडी ये सब लोग। एक नया चेहरा प्रशांत किशोर जी का आया, हुँ, जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से अलग चलना चाहते हैं, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने कहा कि जाति पर बात नहीं करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे और कोशिश की उन्होंने गाँवों में जाकर। मुझे नहीं पता कितना है, लगता है कि दिल्ली में तो लगता है कि बस वो अर्श पर ही पहुँचने वाले हैं। क्या आप देखिए, देखते हैं? मेरा मतलब मैंने बहुत चेष्टा की है प्रशांत किशोर जी को ज़मीन से जुड़ के देखने की। मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ, महिला हूँ, मेरी कोई पहुँच उन तक नहीं है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। लेकिन बहुत ही खुले आँखों से देखने के बावजूद भी मुझे ये समझ ही नहीं आया कि उनकी राजनीति है क्या? और वो बहुत गाँव में घूमे वगैरह। मैं भी जब अभी से साल भर पहले गई तो मुझे बताया गया कि नहीं कुछ तो है, देखिए यहाँ फलाना को उसने कॉन्टैक्ट किया है, वहाँ ये लोग अच्छे छवि के लोग हैं, उसका छवि तो अच्छा है। लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइड उनके नाम की चर्चा नहीं थी। एक अच्छे नेता के रूप में उनके नाम की चर्चा साल भर पहले भी हो रही थी। अच्छा, उस समय जब वीडियोज़ देखना शुरू किया, तो वीडियोज़ पे वो तेजस्वी को अटैक करते थे कि नवीं फेल राजा और बहुत कुछ उनका वीडियो आता था और सीधा-सीधा वो अटैक करते रहते थे, पुराना थीम जंगल राज, तेजस्वी पढ़े-लिखे नहीं है, यही उनका अटैक चलता था। उस वक़्त संघ के भी कई युवा कार्यकर्ता जो थे वो बताते थे कि हाँ जी। जनसुराज के कोई किसी ने उनको कॉन्टैक्ट किया है कि वो आके काम करना चाहें वगैरह-वगैरह। तो ये क्लियर नहीं था यूनिडायरेक्शनल उनके
उनकी आलोचना जो थी वो राजद के नेता पर थी और ज़मीन पे कुछ अच्छा नाम था। उस वक़्त चुनाव तो बहुत दूर थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि आइडियोलॉजिकली वो किधर है। और उसके बाद आपने देखा कि वो भर्ती के मुद्दे पे वो जुड़े युवा वर्ग के साथ, लेकिन फिर किसी ने खुलासा किया कि देखिए ये तो अपने आरवी में रह रहे थे और वगैरह-वगैरह, तो वो सब बातें भी हुई। तो कोई ख़ास जहाँ गरीब युवा कोचिंग वगैरह में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर कोई बहुत अपनी पकड़ नहीं बना पाए थे। तो अब आता है चुनाव का समय। चुनाव के समय में भी जब वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन ने की, उस समय उनकी बातें ज़्यादा सुनी गईं। पढ़ाई, दवाई, कमाई ये सब बातें उन्होंने उठाई। जैसे ही वोटर यात्रा खत्म हुई, उसके बाद प्रशांत किशोर ने दे दनादन अच्छा। सम्राट चौधरी पे खुलासा करना शुरू किया। तो एक सोशल मीडिया के स्पेस में 1 सितंबर के तुरंत बाद जो है वो प्रशांत किशोर छा गए और इतना ज़ोर से छाए कि हर सर्वे में ये आने लगा कि उन्होंने बढ़त बना ली और युवा वर्ग भी उनकी बात करने लगा। तो मुझे लगा कि अब देखिए कितना पलटता है कि जो 1 साल पहले क्या था, वो अभी युवा वर्ग भी उनकी बात कर रहा था। और इसके बाद आया वो समय कि टिकट वगैरह उन्होंने बाँटा। आपने देखा कैसे उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अमित शाह जी के साथ चले गए या बीजेपी के साथ चले गए या एनडीए के साथ चले गए। जी। लेकिन जो जमे रहे मैदान में भी, उसमें भी मुझे दिखा कि कई लोग जो दिखता था कि इनके कैंडिडेट हैं, ओ आरजेडी का टिकट मिला तो वो लोग चले गए। चांदनी जी थी, वो काफ़ी समय तक जनसुराज के साथ चलती थी, वो आरजेडी का टिकट मिला तो वो वहाँ चली गईं। और कई जगह ऐसे लोग जो छोटे शहरों में किसी विख्यात डॉक्टर के या कोई कांग्रेस के पुराने नेता के ग्रैंडसन हैं वो लोग। गोपालगंज में, उन लोगों को टिकट वगैरह दिया गया, तो उनका तो अपना ही नाम था। तो बाद में ये समझ में आया कि वैसे लोगों को दिया गया है जिनका कि अपना ही नाम है, जो खुद ही फंड कर सकते हो, एक थोड़ा लोकल बहुत छवि कुछ कर है। सकते हो, खुद ही कर सकते हो। हाँ, तो वो एक तरह से वो जनसुराज का वो प्रचार कर रहे थे, ना कि उल्टी बात। अब देखिए पूरा स्टेट वाइड तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन छपरा के विस्तृत इलाके में अच्छी जानकारी है मेरे। तो वहाँ भी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ-यहाँ राजद की बढ़त है, यहाँ अच्छा वो सब इलाका अच्छा है राजद का। उन्होंने बताया एक जगह गरखा में उनका वोट बहुत पड़ा है दीदी, वहाँ तो पड़ा है वोट। लेकिन ये भी एक जगह था, ये पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं थी। फिर और लोगों से चर्चा की तो ये सुना मैंने कि नहीं, प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि वो मढ़ौरा में जीत जाएँगे। तो ये सब दावेदारी की बात है। पूरे ज़िले और इलाके में चुनाव के समय खेसारी लाल यादव की चर्चा कहीं ज़्यादा थी, ना कि प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर के सोशल मीडिया या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के फेजेज़ रहे, जिसमें वो नवीं पास, नवीं फेल राजा की बात करते रहे, फिर सम्राट चौधरी की आलोचना करते रहे। अपना एजेंडा उनका रहा कि कास्टलेस रहेगा, पलायन मज़दूर वापस लाएँगे वगैरह-वगैरह। लेकिन ये फेजेज़ में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उन्होंने किया और चुनाव आते-आते तक पैन बिहार तो छोड़ दीजिए, किसी एक रीजन में भी उनका स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन नहीं दिखा। तो अब अंत तक देखना तो यही है ना कि क्या कोई लोकल दमदार कैंडिडेट जो है, वो 3, 4, 5,000 वोट अ, ला सकते हैं। जनसुराज के नाम पे काट जाएगा और इस तरह से वोट काट के किसी राजनीति का अगर सृजन हो सकता है, तो उसके परिचायक होंगे। और कहीं न कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि अब तक की जो बंजर भूमि बिहार की रही है, इसमें राजनीति में आप सक्सीड तभी करते हैं, जब आप आइडियोलॉजी, विचारधारा का दामन थामते हैं। तो बिना आइडियोलॉजी के केवल कहना इश्यू बेस्ड मैं आज चित कल पट मैं कर लूँगा, ये नहीं चलने वाला जी। है। तो ये एक प्रश्नवाचक है। उनके साथ जो लोग हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, आरसीपी हैं या पवन वर्मा जी हैं, इन लोग का अपना दमखम है। नहीं, लेकिन वो तो पॉलिटिकली कितना कर पाएँगे उसकी एक इश्यू है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने विथड्रॉ करके इलेक्शन नहीं लड़ के भी इस अपनी जो पूरा कैंपेन था उसको फिज़ल आउट कर दिया? इलेक्शन लड़ते तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो फँसे रहते। और मुझे तो ये समझ ही में नहीं आया कि वो नई पार्टी बना रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कास्ट की बात मैं नहीं करूँगा, मैं इश्यूज़ की बात करूँगा। लेकिन चेहरे की राजनीति तो खुद ही अभी तो बने ही नहीं थे, उनके अलावा कौन से कोई और चेहरा है। नेताजी को तो फिर ये एक फ़ॉर्मूला से मतलब राजनीतिक प्रचार में ये सक्सेसफुल हो सकता है दूसरे पार्टी के लिए। लेकिन अपने आप पर लगाने के लिए और समझ लेना कि जो फ़ॉर्मूला दूसरे पर लगाया वो फ़ॉर्मूला मुझ पर भी काम कर जाएगा।
ये फॉर्मूलेइक राजनीति है। राजनीति में अपनी एक क्रिएटिविटी चाहिए वो और मैं ये बात अक्सर नहीं करती हूँ, लेकिन लालू यादव का भी जो सक्सेस है वो अपने चेहरे पे नहीं है, वो एक तरह से पॉलिटिक्स में अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। ये अपॉर्च्युनिटी राजनीतिक परिवर्तन का था, चूँकि नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल करियर का अब लगभग एक नुकसान है। फाइनल पॉइंट पर पहुँच रहा है। लालू जी अब बहुत कारणों से स्वास्थ्य भी लेकर के वो अब थक चुके हैं। तो ये समय था, एक पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन उसको कैसे आप निकालते हैं? लालू जी जब आए तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह और जन मोर्चा की अपॉर्च्युनिटी थी। उसके बाद आप जानते हैं कि रामसुंदर दास की दावेदारी जो थी, उसको उसको उन्होंने कैसे कर रहे? हाँ, हाँ, तो ये सारा प्रशांत जी बहुत समझदार हैं, उनको किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन बहुत दमदार दावेदारी राजनीतिक मुझे उनकी नहीं दिखती है और आने वाले दिनों में मैं उनको आई विश हिम द बेस्ट, मे बी ही डज़ वेरी वेल यस, बट आई एम अनएबल टू सी अ पैटर्न इन व्हाट ही इज़ डूइंग। यस। आखिरी सवाल मैम, क्या आपको लगता है, आपने कहा कि पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटी नीतीश जी की अब ये मतलब एक क्लाइमैक्स पर भी हैं। क्या हुँ। महागठबंधन ने ये अपॉर्च्युनिटी को मिस किया है? प्रशांत जी ने मिस किया है? या आपको लगता है ये वन साइडेड इलेक्शन हो गया है? देखिए, पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटी सबसे ज़्यादा किसी ने अगर मिस किया है तो प्रशांत किशोर हैं। ना तो वो इधर हैं, ना उधर हैं। तो वो एक त्रिशंकु राजनीति का केंद्र बन करके और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और हो सकता है सक्सीड कर जाएँ, मतलब हो सकता है मैं पुराने विचार वाली हूँ सोच रहे हैं। और मेरे पलायन की तिथि जो है वो अब कोई 30-40 वर्ष पहले है। तो मैं फील्ड वर्क करके समझती हूँ, निरंतर वहाँ नहीं रहती, तो मेरी गलती हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस्ड प्रशांत किशोर की है, कर सकते थे, क्योंकि जेडीयू में फैक्शनलिज़्म की एक संभावना हो सकती थी कि आपका अपना नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है, तो कुछ लोग छिटक सकते थे। कुछ लोग छिटक के उनके पास आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। लेकिन एक मेजर वेज वो जेडीयू में नहीं ड्राइव कर पाए या वो नीतीश के कभी बहुत खास रहे थे। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से यदि वो नीतीश के साथ आ जाएँ, देखिए, तो ये राजनीति उनके लिए संभावना वाली राजनीति है और परोक्ष राजनीति को कभी भी नीतीश जी के साथ और प्रशांत जी के साथ रूल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति जितनी प्रत्यक्ष उतनी परोक्ष होती है। तो ये बहुत अगर हो तो ये पॉसिबिलिटी जो अपॉर्च्युनिटी वो लूज़ करते हुए दिख रहे हैं, वो टर्न अराउंड कर लेंगे। तो एक बात है। दूसरी बात, जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन ने अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को बेहतर ही किया है, क्योंकि लोकसभा में एक तरफ से उजाड़-पजाड़ हो गया था उस राजनीति का। इस बार आपने देखा है कि अखिलेश यादव भी, जिनकी चर्चा मीडिया बिल्कुल नहीं करता है, वो आए वो हैं भी बिहार। हाँ, वो परिवार के बड़े भैया का रोल जो है वो एक तरह से कर रहे हैं और उनकी अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। तो वो भी एक दिखता है कि अपॉर्च्युनिटी मिस्ड तो नहीं है, लेकिन वो सक्सीड करते हैं कि नहीं, वो तो 14 तारीख बता देगा। राहुल गांधी का साथ आना, इस तरह से कैंपेन करना बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा में साथ रहना, कुछ कमियां हैं महागठबंधन में अब भी और वो कमियां राजद के तरफ से ये हैं कि एक रेनबो कोalition जिसको कहते हैं, जो लालू जी के समय भी था, हाँ, चाहे वो रघुवंश बाबू हों, जगता बाबू हों, मेरे अपने पिता थे वैद्यनाथ पांडे जी हों या रघुनाथ झा जी हों, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, लालू जी एक रेनबो कोalition के साथ चलते थे। तो उस तरह के एक रेनबो कोalition का उद्भव होता हुआ अभी नहीं दिखता है मुझे आजू-बाजू में। कहीं न कहीं वो अपनी दावेदारी को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये समझ नहीं आता है, क्योंकि उनके जैसे पिता के पुत्र और इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत में इस बात का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए कि एक रेनबो कोalition बना के चलना है और दूसरी बात जो है कि एक यादवों की संख्या बिहार में ज़्यादा है। यादवों का नेतृत्व है जाति बेस्ड, लेकिन वो नेतृत्व यदि बहुत ज़्यादा दावेदारी अपनी ठोकेगा तो तो नुकसान भी इससे देखिए, दूसरे कास्ट जो हैं वो छिटकते हैं अलग होता आपसे और ये लेसन मेरा नहीं है, ये लेसन उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और अखिलेश यादव के पॉलिटिकल कमबैक का सीधा-सीधा यही फ़ॉर्मूला है है। कि बिल्कुल, उन्होंने परिवार पर भी कम अहमियत रखी वो और रेनबो कोalition बनाया उन्होंने वहाँ पर। वो बना रहा है, जी, वहाँ
उपेंद्र जी के जन्मदिन के दिन पूरी की पूरी पार्टी गई उनके पास, तो पुरानी थाती को मैनेज भी कर पाए हैं और नई जातियों को, युवा वर्ग को, इकरा वगैरह को आप देखिए किस तरह से जोड़ा है। अच्छा, हाँ, तो यंग लीडरशिप का नेचुरल अकोमोडेशन अखिलेश जी के पास है। अपने नेतृत्व को लेकर के वो कभी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है उनकी पार्टी में उनके लीडरशिप का, तो ये बातें हैं और तेजस्वी जी को ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी की तरफ से भी जो अटैक है वो तगड़ा है। योगी जी इस बार आके कैंपेन करके गए। ठाकुरों की राजनीति जो है, रूडी जी कल आपके चैनल पे आप लोगों के साथ जी, वार्ता कर रहे थे, चैनल पे नहीं कहीं और कर रहे थे। वो जी, भी एक राणा सांगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ठाकुरों ने अपनी भी राजनीति जो है उसको चमकाया है। तो कहीं न कहीं लालू जी भी यादव राजपूत कॉम्बिनेशन से पॉलिटिक्स अपनी करते थे। लोग जानते हैं कि गंगा पार करते ही कई महत्वपूर्ण राजपूतों के घर थे जहाँ उनकी गाड़ी रुकती थी और वो ठहरते थे। बड़ा अच्छा रिश्ता उनका था। तो रेनबो कोalition को आबाद करना जो है वो महत्वपूर्ण है तेजस्वी जी के लिए। वो कर पाए हैं कि नहीं ये 14 तारीख दिखाएगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी डिच कर सकती है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से? देखिए, अभी तो कुछ नहीं डिच-विच अभी तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप देखिए भले ही साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नीतीश जी नहीं दिखे हों, लेकिन उनके कटआउट सब लगा दिए गए हैं और बार-बार ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ लीडरशिप का पद वैकेंट नहीं है। साफ क्या बोल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। तो अभी अगर कोई कहने लगा कि नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इससे तो गठजोड़ में बिगाड़ा होगा। तो लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में नेतृत्व को परिवर्तन किया जाए। ये संभावना है खास करके 2020 में तो अंदरूनी कलह जो था जदयू और भाजपा का वो बहुत ही उत्कर्ष पे था। भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया राजनीतिक। तो कहीं न कहीं भाजपा में अंदर ये भावना तो है कि अच्छा हम करते हैं, सहयोग हम देते हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व जो है वो यहाँ रहता नीतीश है। कुमार। हाँ, तो इस बात को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी दबा के रखा है, लेकिन ये बात तो उभरेगी ही और परिवर्तन ही राजनीति का नियम है और यदि परिवर्तन राजनीति का नियम है, तो राजनीति में जो नेता हैं, उस नियम को वो रोकने वाले वो कोई नहीं होता है आज, चलिए, कोई नहीं चलिए होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मतलब बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, बड़े विस्तार से विषयों पर और एक अलग तरीके से बात हुई है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। थैंक यू, 14 थैंक यू, तारीख को इंतज़ार करेंगे कि क्या होता थैंक है। यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, हम थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।